महल की एक शांत अंधेरी सी दिखने वाली कोठरी में राजकुमार अर्नोल्ड अपने कमरे में अकेले बैठे थे जब अचानक दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी फिन्ने, जिसके हाथों में एक थाली थी और उस पर कुछ मीठे नाश्ते रखे हुए थे। वो हिचकिचाते हुए बोली कि जब वो कमरे में आई तो राजकुमार वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए उसने सोचा कि नाश्ता वहीं रख दे। लेकिन अर्नोल्ड का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा कि अब जब उसने उसका सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है तो वो उसे यूं ही जाने नहीं दे सकता। फिन्ने घबरा गई और तुरंत बोली कि वो किसी को नहीं बताएगी कि सिल्वर असल में राजकुमार अर्नोल्ड ही है। अर्नोल्ड ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि वो तो बहुत जोर से बोल रही है। तभी उसने बताया कि उसने कमरे में एक ध्वनि रोधी कवच लगा रखा है ताकि बाहर किसी को कुछ सुनाई न दे। यह सुनकर फिन्ने को राहत मिली और उसने आभार जताया। अर्नोल्ड ने फिर पूछा कि क्या उसे डर नहीं लगता कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। फिन्ने ने बिना झिझक कहा कि यह कभी हो ही नहीं सकता और अगर वो ऐसा कुछ करे भी तो वो उसे स्वीकार कर लेगी, क्योंकि वो जानती है कि अर्नोल्ड बिना किसी मजबूरी के ऐसा कभी नहीं करेगा। अर्नोल्ड ने कहा कि उसने अब तक उसका इतना भरोसा तो नहीं जीता। फिर बातचीत आगे बढ़ी। फिन्ने ने समझा कि अगर वो लौट आया है तो उसने राक्षसों को हरा दिया होगा, कि वो असल में एक नायक है जिसने उनके पूरे प्रदेश को बचाया है। और ये भी कि सर सिल्वर से जुड़ी हर बात, यहाँ तक कि फीका राजकुमार कहलाने का जो नाटक अब तक वो करता आया है, ये सब उसने अपने भाई राजकुमार लेनर्ड के लिए किया है। इसीलिए उस पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए इतना कुछ कर सकता है वो जरूर एक दयालु इंसान होगा। अर्नोल्ड ने गंभीरता से समझाया कि उसका ये रहस्य सिर्फ सेबस जानता है और सेबस हमेशा चुप रहने वाला है। उसने साफ कहा कि वो अपने रहस्य को उजागर होते हुए बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए फिन्ने को किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। फिन्ने ने तुरंत हामी भरी, लेकिन अर्नोल्ड ने फिर पूछा कि क्या वो सच में समझ गई है। फिन्ने ने जोर देकर कहा, हाँ बिल्कुल समझ गई। फिर उसने उदास होकर कहा कि इतने समय तक उसने ये राज छुपा कर रखा और अब यूं पकड़ा गया। फिन्ने ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि वो हिम्मत रखे, जिस पर अर्नोल्ड ने मजाक में पूछा कि इसमें गलती किसकी है। घबराई हुई फिन्ने ने जल्दी से मिठाई की ओर इशारा किया और चाय बनाने की पेशकश की। समय बीतता है। एक अलग दृश्य में कुछ साहसी योद्धा एडवेंचरर्स अर्नोल्ड को अपना काम पूरा होने की रिपोर्ट देते हैं। अर्नोल्ड उनके काम की सराहना करता है और उस कठिन काम के लिए माफी भी मांगता है जो उन्हें करना पड़ा। जब वह उन्हें इनाम के अलावा कुछ और देने की कोशिश करता है तो वे विनम्रता से मना कर देते हैं, यह कहते हुए कि असली समस्या तो किसी और ने सुलझाई थी और एक अनुभवी साहसी के तौर पर उनका एक स्वाभिमान है। अर्नोल्ड ये बात समझते हुए सहमति जताता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर वो फिर उनकी मदद मांगेगा। योद्धा वादा करते हैं कि अगली बार वे खुद अपने हाथों से काम पूरा करेंगे। इसके बाद ड्यूक क्लाइनेट का प्रतिनिधि अर्नोल्ड का धन्यवाद करता है। अर्नोल्ड विनम्रता से कहता है कि धन्यवाद उसे नहीं बल्कि लियो यानी राजकुमार लेनर्ड को देना चाहिए, क्योंकि ये वही था जिसने उसे और सिल्वर को साथ लाने का आग्रह किया था। तभी वहां क्लाइनेट घराने की ओर से एक औपचारिक ऐलान होता है। वे कृतज्ञता में राजकुमार लेनर्ड का समर्थन करेंगे और उन्हें सिंहासन तक पहुंचाने में हर संभव मदद देंगे। इस पल के साथ लियो अपनी बहन और 2 भाइयों के समानांतर सिंहासन की दौड़ में चौथी शक्ति के रूप में स्थापित हो जाता है। बातचीत आगे बढ़ती है और सामने वाला व्यक्ति पूछता है कि क्या उनके पास लोगों की कमी है। अर्नोल्ड ईमानदारी से मानता है कि उनके पास पर्याप्त लोग नहीं हैं। कुछ रईस अभी भी तटस्थ बने हुए हैं और उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जिन पर भरोसा किया जा सके। इस पर ड्यूक एक प्रस्ताव रखता है। वो अपनी बेटी को उनकी सेवा में सौंपना चाहता है। वो बताता है कि जब उसकी बेटी फिन्ने ने कल उसे ये बात बताई तो वो खुद चौंक गया था। फिन्ने इस एहसान को चुकाने पर अड़ी हुई है। ड्यूक आगे बताता है कि जब से महाराज ने उसे नीली गल पक्षी की वो प्रसिद्ध हेयर पीस भेंट की, दुनिया उसे ब्लाउमो के नाम से जानने लगी है और उसे पूरा भरोसा है कि वो काम आएगी। विदा होते समय ड्यूक भावुक होकर कहता है कि फिन्ने हमेशा उसके लिए एक बच्ची ही रही, पर अब वो कितनी परिपक्व हो गई है। ड्यूक अपने बेटे से कहता है कि वे अच्छे काम करें और अपना ख्याल रखें, जिस पर वो जवाब देता है, बेशक, आप भी अपना ख्याल रखिएगा पिताजी। भाई। फिन्ने को पुकारते हुए विदाई दी जाती है। कुछ ही देर बाद फिन्ने विनम्रता से राजकुमार अर्नोल्ड से कहती है कि वो अभी नई है, पर उसे उनके लिए काम करने का इंतजार है। अर्नोल्ड का जवाब संक्षिप्त होता है, ठीक है। फिन्ने पूछती है कि क्या वो नाराज है। अर्नोल्ड साफ कहता है कि वो चिढ़ा हुआ है, क्योंकि सिंहासन की ये लड़ाई इतिहास में बार बार खून खराबा लेकर आई है और अभी भी उसके पास इस सब से बाहर निकल जाने का मौका है। फिन्ने समझती तो है, पर फिर भी कहती है कि वो उसके काम आना चाहती है, क्योंकि शायद उसके लिए उस पर नजर रखना आसान हो जाएगा। अर्नोल्ड उदास स्वर में कहता है कि उसे अच्छा लगता अगर वो बस घर पर ही रहती। दृश्य बदलता है। लियो अर्नोल्ड से कहता है कि उसे पता था कि उसकी पहचान अच्छी है, पर यह नहीं पता था कि वो सिल्वर को भी जानता है। अर्नोल्ड माफी मांगते हुए कहता है कि उसने बिना पूछे ये फैसला ले लिया था। लियो इसे सहजता से स्वीकार करता है, ये कहते हुए कि अर्नोल्ड जानता है वो क्या कर रहा है। वो आगे बताता है कि सिल्वर ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, इसलिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। पर साथ ही वो चेताता है कि उनके बारे में अब भी बहुत कुछ अनजान है। उसने अब तक ये नहीं बताया कि वो उनके साथ सहयोग क्यों कर रहा है
इसलिए उन्हें अभी पूरी तरह उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लियो यह भी कहता है कि वो उससे मिलना चाहेगा, पर अर्नोल्ड बताता है कि चूंकि सिल्वर खुद उसके पास आया था, ऐसा लगता है कि वो अभी सीधे उससे मिलने का इरादा नहीं रखता, इसलिए उन पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। तभी खबर आती है कि ड्यूक के परिवार से कोई मिलने आया है। सामने फिन्ने औपचारिक रूप से खुद को पेश करती है। वह ड्यूक क्लाइनेट की सबसे बड़ी बेटी फिन्ने वॉन क्लाइनेट है और राजकुमार लेनर्ड की सेवा में हाजिर होने आई है। लेनर्ड अपना परिचय देता है, 8वां राजकुमार लेनर्ड रेक्स एडलर, और कहता है कि ब्लाउ मो से मिलकर वो सम्मानित महसूस कर रहा है। फिन्ने राहत जताती है कि वो उतनी ही सज्जन है जितना राजकुमार अर्नोल्ड ने बताया था। ये सुनकर लेनर्ड चौंकता है। उसका भाई उसके बारे में ये बात कह रहा था। वो और जानना चाहता है और फिन्ने खुशी खुशी बताने लगती है। थोड़ी देर की गपशप के बाद अर्नोल्ड उसे रोकते हुए धन्यवाद देता है, ये कहते हुए कि वो काफी तेज दिमाग की लगती है, जिस पर फिने विनम्रता से इनकार करती है। लेनर्ड पूछता है कि फिने के समर्थन की क्या योजना है। अर्नोल्ड बताता है कि उसे मुख्य रूप से बातचीत और वार्ता के काम में लगाया जाएगा और वो अक्सर शाही निवास आती जाती रहेगी। इतना भर ही ये जता देगा कि क्लाइनेट परिवार अब उनके साथ है। फिन्ने भरोसा दिलाती है। लेनर्ड पूछता है कि क्या उनके पास और कोई संभावित सहयोगी हैं। अर्नोल्ड कहता है कि कहना मुश्किल है, ज्यादातर ताकतवर लोग पहले ही बाकी 3 में से किसी एक का साथ पकड़ चुके हैं। फिन्ने, जो महल की भीतरी राजनीति से अनजान है, विनती करती है कि उसे उन 3 प्रतिद्वंद्वियों के बारे में बताया जाए। लेनर्ड हैरानी से पूछता है कि क्या उसे अब तक नहीं बताया गया, जिस पर अर्नोल्ड थकान से कहता है कि रास्ते भर उसने ऐसे ही सवालों से उसे थका दिया था। फिन्ने माफी मांगती है और लियोनार्ड चुटकी लेते हुए कहता है कि यह बड़ी बात है कि वो अर्नोल्ड को छेड़ पाई, क्योंकि वो आम तौर पर सब कुछ हल्के में लेता है। फिन्ने हैरान होती है और लियोनार्ड हंसते हुए कहता है, दूसरे शब्दों में, तुम उसे संभालने में बड़ी मुश्किल पैदा करती हो। फिर तीनों प्रतिद्वंद्वियों का परिचय दिया जाता है। दूसरा राजकुमार एरिक रेक्स एडलर 28 वर्ष का है और प्रशासन के बड़े हिस्से पर उसका नियंत्रण है। वो एक तेज दिमाग वाला व्यक्ति माना जाता है। तीसरा राजकुमार गॉर्डन रेक्स एडलर 26 वर्ष का है और सेना की सबसे बड़ी ताकत उसके पीछे है। वो खुद युद्ध भूमि में उतरने के लिए जाना जाता है। और दूसरी राजकुमारी जांद्र रेक्स एडलर 22 वर्ष की है। वह जादू में निपुण है और साम्राज्य भर के जादूगर उसका बड़ा सम्मान करते हैं। ये तीनों सिंहासन की दौड़ में अपना अपना प्रभाव बढ़ाते जा रहे हैं। एक प्रशासक, एक सेनापति और एक जादूगरनी। हर भाई बहन का अपना समर्थन आधार है और आज की स्थिति यह है कि रईस लोग इन्हीं तीनों की चापलूसी में लगे हुए हैं। लियोनार्ड समझाता है कि यह सब 3 साल पहले शुरू हुआ था, जब से उनका सबसे बड़ा भाई विल्हेल्म युद्ध में मारा गया। उसके पिता ने भी उसे यही बताया था कि अगर वो होनहार राजकुमार अब भी जीवित होता तो सिंहासन को लेकर यह लड़ाई कभी न होती, पर अब वो नहीं है। अर्नोल्ड दृढ़ता से कहता है कि अब लेनर्ड को ही राजकुमार बनना होगा। यही उनके बचे रहने का एकमात्र रास्ता है। लेनर्ड सहमति में सिर हिलाता है, पर संदेह जताता है कि क्या वो ये कर पाएगा। अर्नोल्ड भरोसा दिलाता है, चिंता मत करो, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तभी मरी नाम की एक और सहयोगी वहां आती है, कुछ परेशान सी। पूछे जाने पर वो बताती है कि ड्यूक जायफ्रिद राजकुमारी जांद्र के पक्ष में चला गया है और ड्यूक पॉलमैन राजकुमार गॉर्डन के साथ जुड़ गया है। पूछे जाने पर कि क्या ये पैसों के लिए है, वह हामी भरती है और बड़ी रकम की बात है। ये दोनों बड़े व्यापारी समूहों से जुड़े हैं और आर्थिक तौर पर उनका मुकाबला करना मुश्किल है। ये मानते हुए कि वे काफी पीछे हैं, लेनर्ड फिर भी उम्मीद जताता है। उन्हें प्रतिष्ठित क्लाइनेट परिवार का साथ मिल गया है और प्रसिद्ध फिन्ने भी अब उनके साथ है। फिन्ने उत्साह से कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी। थोड़ी देर बाद कोई राहत की सांस लेते हुए मजाक करता है कि शायद क्लाइनेट घराने तक की यात्रा से उसकी कमर दुखने लगी है। दूसरा उसे बूढ़ों जैसी बात न करने को कहता है, जिस पर वो हंसते हुए जवाब देता है कि खुद जाकर देखो, कमर टूट जाएगी। फिर फिन्ने विनम्रता से राजकुमार अर्नोल्ड से अनुरोध करती है कि वो उसे राजधानी घुमा दे। अर्नोल्ड हैरानी से पूछता है, तुम तो बहुत ध्यान खींचोगी। फिन्ने भरोसा दिलाती है कि वो भेष बदल लेगी। जब वो अपने भेष में सामने आती है और पूछती है कि वो कैसी लग रही है, अर्नोल्ड सीधा जवाब देता है, नामंजूर। फिन्ने उलझन में पूछती है क्यों, तो अर्नोल्ड कहता है कि अगर वो भेष बदलने में और मेहनत करे तो शायद वो मान जाए। फिन्ने तुरंत हामी भरती है और फिर से कोशिश करने लौट आती है। इस बार भेष बेहतर होता है और फिन्ने फिर विनती करती है कि उसे राजधानी घुमाया जाए। अर्नोल्ड मानता है कि इस भेष में उसे कोई पहचानेगा नहीं, पर पूछता है ये तरकीब किसकी थी। फिन्ने जवाब देती है, सेबस की। अर्नोल्ड मन ही मन सेबस को कोसता है। बातचीत में सुरक्षा रक्षकों की बात उठती है, पर फिन्ने बताती है कि सेबस ने कहा था कि अगर अर्नोल्ड साथ हो तो उसे किसी रक्षक की जरूरत नहीं। अर्नोल्ड फिर सेबस को याद करते हुए पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ गायब है। आखिरकार वो मान जाता है, बस इतनी शर्त रखते हुए कि जैसे ही वो घर लौटने को कहे वे तुरंत लौट आएंगे। फिन्ने खुशी से धन्यवाद देती है। राजधानी की गलियों में घूमते हुए फिन्ने उत्सुकता से हर चीज के बारे में पूछती है। एक जगह इशारा करते हुए वो पूछती है कि वो क्या है, और अर्नोल्ड समझाता है कि वहाँ हथियारों और जादुई सामान की परख की जाती है। अगर उन्हें दर्जा दिया जाए
तो वे कहीं ज्यादा दाम में बिकते हैं। आगे एक और जगह से आती खुशबू पर फिन्ने पूछती है तो पता चलता है वो औषधीय चाय की दुकान है। अर्नोल्ड बताता है कि जब वो बीमार होता था सेबस उसे यही चाय पिलाता था। जब वो उसे चखने की पेशकश करता है ये कहते हुए कि ये बेहद कड़वी है, फिन्ने विनम्रता से मना कर देती है। इस बीच वो टिप्पणी करती है कि राजकुमार अर्नोल्ड को तो बहुत कुछ पता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है मुझे अर्न बुलाओ। जब वो अनुमति मांगती है वो समझाता है कि वो नहीं चाहता कोई उन्हें पहचान ले। इस पर वो उत्साह से पूछती है कि क्या वो आगे से उसे इसी नाम से बुला सकती है और वो इजाजत दे देता है। खुशी से वो जवाब देती है जी स्वामी अर्न। आगे चलते हुए वो एक ऊंची इमारत की ओर इशारा करता है। ये सैनिकों की प्रशिक्षण जगह है। फिन्ने प्रभावित होकर तारीफ करती है। फिर एक खाने पीने की जगह पर वो उसे चिढ़ाते हुए पूछता है कि क्या ये सस्ता सामान उसके स्वाद के लायक भी है। फिन्ने पूरे दिल से कहती है कि ये बेहद स्वादिष्ट है, खासकर ये पनीर। जब वो पूछती है कि ये कैसा पनीर है क्योंकि उसने पहले कभी नहीं चखा तो अर्नोल्ड शरारत से कहता है छोटे मिनोटॉर का। ये सुनकर वो चौंक जाती है। फिर वो हंसते हुए साफ करता है कि ये असल में बकरी का पनीर है। जब वो घबराई सी स्वामी अर्न पुकारती है वो उलझन में पूछता है क्या हुआ और वो जल्दी से कहती है कुछ नहीं। पर फिर वो मान लेती है कि उसे बकरी का पनीर बहुत पसंद है, जिस पर वो संतोष जताता है। आगे बातचीत निजी हो जाती है। वो बताता है कि बचपन में वो भी शहर के बच्चों के साथ खेला करता था, महल से चोरी छिपे निकलकर। फिन्ने हैरानी से पूछती है सच में। इस याद में उसका चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है और वो कहता है कि कुछ कड़वी बात याद आ गई। फिन्ने कहती है कि उसे उससे ईर्ष्या होती है। उसके अपने बचपन के दोस्त बहुत कम हैं। अर्नोल्ड भरोसा दिलाता है कि आगे उसके बहुत दोस्त बनेंगे। दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं, बस उन्हीं को दोस्त बनाना चाहिए जिन पर भरोसा किया जा सके, और दोस्ती के लिए समय कोई मायने नहीं रखता। फिन्ने भावुक होकर पुकारती है स्वामी अर्न। वह थोड़ा असहज होकर कहता है कि उसने कुछ खास गहरी बात नहीं कही थी, पर फिन्ने जोर देकर कहती है कि वो उसकी ये बात दिल से याद रखेगी। तभी अचानक वो लड़खड़ाकर गिरने लगती है और आसपास के लोग चेतावनी देते हैं, संभलने को कहते हैं। अर्नोल्ड पूछता है कि वो ठीक तो है और वो हामी भरती है। इसके बाद वे एक कपड़ों की दुकान में पहुंचते हैं। फिन्ने असमंजस में पूछती है कि उसे क्या पहनना चाहिए। अर्नोल्ड कहता है जो पसंद हो वही चुन लो। वो सोच में पड़ जाती है, फिर पूछ बैठती है कि स्वामी अर्न को क्या पसंद है। वो थोड़ा चौंकता है, फिर सोचते हुए एक पोशाक की ओर इशारा करता है, शायद वो वाली। जब वो उसे पहनकर सामने आती है और पूछती है स्वामी अर्न तो दुकान की मालकिन शरारत से टिप्पणी करती है कि ये कितना मासूम सा नाम है और उसे किसी को न बताने को कहती है। वो हंसते हुए कहती है कि कुछ तो पक रहा लगता है, क्योंकि उसने कभी राजकुमार को किसी एक खास महिला के साथ इतना घूमते नहीं देखा। वो पूछती है क्या अब राजकुमार के बसने का समय आ गया है, जिस पर वो टाल देता है। फिन्ने अपने नए पहनावे में सामने आकर पूछती है कैसी लग रही हूँ, और वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है अच्छी लग रही हो। दुकान की मालकिन भी तारीफ करती है, बहुत सुंदर लग रही हैं महोदया। भुगतान की बात पर वो कहता है कि वो बाद में सेबस को भेज देगा, माफी के साथ। मालकिन कहती है कोई बात नहीं, राजकुमार जैसे नियमित ग्राहक से बुरे लोग दूर ही रहते हैं। विदा करते हुए वो मजाक में कहती है राजकुमार महोदया अपनी डेट का आनंद लीजिए। दोनों चौंक जाते हैं। डेट! अर्नोल्ड जल्दी से सफाई देता है कि वो बस उसे शहर घुमा रहा है, गलतफहमी न पाले। पर मालकिन मुस्कुराते हुए कहती है कि जब दो युवा लोग साथ घूमने निकलें तो मकसद चाहे जो भी हो वो डेट ही कहलाती है। घूमते घूमते वे कई दिलचस्प जगहें देख चुके हैं। आखिर में वो कहता है कि अब देखने लायक सारी जगहें दिखा दी गई हैं, अब घर लौट चलें। फिन्ने धीमे स्वर में दोहराती है घर, और फिर सहमति में सिर हिलाती है। रास्ते में एक दुकानदार स्वागत करता है और वे भीतर जाकर बाहर ना आने को कहते हैं, जिस पर अंदर से जवाब आता है ठीक है। तभी एक अपरिचित आवाज गूंजती है, ये क्या है, ये तो फीका राजकुमार है। सामने घिडो वॉन होल्जवर्थ खड़ा होता है। अर्नोल्ड उसे पहचानते हुए कहता है कि उसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। घिडो व्यंग्य से कहता है कि उसने बस उसका मैला सा चेहरा देख लिया और चूंकि वो राजघराने का है इसलिए सोचा अभिवादन कर ले। अर्नोल्ड सपाट स्वर में धन्यवाद देता है, जिस पर घिडो भड़क उठता है। ये रवैया किस लिए? क्या उसे लगता है वो उसे मार नहीं सकता? अगर वो उसे मारे भी तो कोई इस बारे में बात तक नहीं करेगा, क्योंकि किसी को उसके चेहरे की परवाह नहीं। अर्नोल्ड शांति से कहता है कि उसे इतना यकीन नहीं, क्योंकि आजकल लियो काफी मशहूर हो चला है, इसलिए शायद वो भी अब पहचाना जाने लगा है। घिडो चीखते हुए कहता है तुम लेनर्ड नहीं हो, किसी को तुम्हें राजघराने का सदस्य मानने का ख्याल तक नहीं आता। तुम में राजघराने के लायक कोई गरिमा ही नहीं है। तभी फिन्ने तेजी से बीच में आती है। ये क्या हो रहा है? घिडो उसकी ओर मुड़कर पूछता है ये कौन है? तुम्हारी नौकरानी? तुम्हारी बदतमीजी की कोई हद नहीं। तभी फिन्ने गरजते हुए कहती है ब्लाउमो, हाँ मैं फिन्ने वॉन क्लाइनर्ट हूँ, और तुम कौन हो? हड़बड़ाया। घिडो बताता है कि वो घिडो वॉन होल्जवर्थ है,
ड्यूक होल्सवर्थ का सबसे बड़ा बेटा। फिन्ने तीखे स्वर में कहती है कि उसे निराशा हुई यह देखकर कि सम्माननीय होल्सवर्थ परिवार का बेटा ऐसा व्यवहार कर रहा है। उससे तो शिष्टाचार की उम्मीद थी। क्या वो सोचता है कि किसी को फीका राजकुमार कहकर उसके साथ मनमाना बर्ताव करने का हक मिल जाता है? क्या राजघराने के प्रति उसकी कोई निष्ठा ही नहीं? और ये भी कि क्या वो सच में सोचता है कि वो राजकुमार अर्नोल्ड के साथ यूं ही चल रही होगी? तभी वो व्यक्ति जो अब तक स्वामी अर्न कहलाता आया था आगे बढ़कर विनती के स्वर में कहता है, कृपया लेडी फिने। और फिर सच्चाई सामने आती है। वो बताता है कि वो अपने भाई का रूप धर कर आया था क्योंकि फिने किसी अफवाह से बचना चाहती थी। उसने अपने भाई के कपड़े तक उधार लिए थे। माफी मांगते हुए वो कहता है, क्षमा करें राजकुमार लियो। घिडो चौंक कर पीछे हटता है। एल लेनर्ड? असली लियो आगे बढ़ते हुए शांत पर दृढ़ स्वर में कहता है, हाँ घिडो। घबराया घिडो सफाई देने की कोशिश करता है कि जैसा लग रहा है वैसा कुछ नहीं है, वो तो बस। पर लियो उसे रोकते हुए कहता है, ठीक है, मुझे पता है कि तुम मेरे भाई के साथ कैसा व्यवहार करते हो। जब तक मेरा भाई खुद न कहे मैं कुछ नहीं करूंगा, पर आज के लिए कृपया यहाँ से चले जाओ। हड़बड़ाया घिडो माफी के साथ पीछे हटता है और अपने साथी को लेकर वहां से चला जाता है। जब वे अकेले होते हैं लियो हल्के व्यंग्य से कहता है कि उसने वो सब गड़बड़ कर दिया। अर्नोल्ड, जो अब तक अपने असली रूप में सामने आता है, माफी मांगता है, पूछता है क्या यह जरूरत से ज्यादा था। लियो समझाता है कि अगर उसे यूं ही चलने दिया जाता तो सिर्फ घिडो की प्रतिष्ठा को थोड़ी चोट पहुंचती, पर अब जो हुआ उससे घिडो के मन में उसके प्रति गहरी नाराजगी पैदा हो गई होगी। और इससे भी बड़ी बात, अब ये संभावना कि लियो अर्नोल्ड का भेष रखकर घूम सकता है उजागर हो गई है, जिससे उसके लिए चुपचाप काम करना मुश्किल हो जाएगा। अर्नोल्ड फिर माफी मांगता है। लियो चेतावनी देता है कि उसे अपने मन से ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए, इससे वो खुद को भी खतरे में डाल सकता है। अर्नोल्ड सहमति जताता है, पर फिर कहता है कि वो जानता है कि यह सब उसने उसी के लिए किया था। लियो हल्के से धन्यवाद देता है। फिन्ने आगे बढ़कर पुकारती है, स्वामी अर्न, और फिर माफी मांगती है कि उसने भी मजा किया था और ये सब उसकी वजह से हुआ। अर्नोल्ड कहता है कि नहीं, ये उसकी अपनी लापरवाही थी, अगली बार वो और सावधान रहेगा। फिन्ने हैरानी से पूछती है, अगली बार? अर्नोल्ड झिझकते हुए कहता है, मेरा मतलब है क्या तुम फिर से मुझे यहाँ घुमाओगे? वो वादा करती है कि अगली बार भी वो सज धज कर आएगी। अर्नोल्ड बस इतना कहता है, चलें। फिन्ने उत्साह से जवाब देती है, जी स्वामी अर्न, मैं ये पोशाक फिर पहनूंगी, मैं इन कपड़ों को संजो कर रखूंगी। अर्नोल्ड कहता है इसकी जरूरत नहीं, पर वो जिद करती है, मैं जरूर रखूंगी। कहानी के अंत में दृश्य बदलता है। भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं कि यह असामान्य है क्योंकि उन्हें शायद ही कभी किसी बड़ी बैठक में बुलाया जाता है। कोई सोचता है आखिर क्यों? दूसरा जवाब देता है कि राजधानी में तो हम सब भाई बहन मौजूद ही हैं और ऐसा साल में मुश्किल से एक बार होता है। शायद पिताजी के पास कुछ बताने को है। एक आशा जताता है कि यह अच्छी खबर हो, तो दूसरा तुरंत कहता है कि उसे शक है कि यह कुछ अच्छा ही होगा। क्या झंझट है? कोई बड़बड़ाता है, जिस पर उसे टोका जाता है कि ऐसे मत बोलो वरना पिताजी फिर डांटेंगे। जवाब में हल्की सी बड़बड़ाहट, हाँ समझ गया। आखिर में सब एक साथ आगे बढ़ते हुए सोचते हैं, अब देखते हैं इस बार क्या होने वाला है। क्या इंतजार है आगे?